फ्रेंड्स स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं धातु एवं अधातु के बारे में, है ना। धातु और अधातु चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें वही हम क्वेश्चंस कराएंगे जो ग्रुप डी में आया हुआ है, या आने की संभावना है ना। उसको हमने अंडरलाइन किया है, सिर्फ उसी को पढ़ कर जाएंगे, हम सिर्फ रिविजन करेंगे। ये जो वीडियो रहने वाला है सिर्फ रिवीजन का। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया करिए। आप देखिएगा, एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था, इसी चैप्टर से आया था, कहाँ कहाँ से आया था। देखिएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। चलो थोड़ी लंबी हो जा रही है वीडियो, भाई छोड़ देते हैं भैया मेरे। मैंने ए टू जेड बढ़िया से पढ़ाया हुआ है और अंडरलाइन करके पढ़ाया हुआ है, वही क्वेश्चंस हुबहू आ रहे हैं, आप जाकर देखो। चलिए, और स्टेटमेंट वाला जो भी आ रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, टॉप आ रहे हैं, भैया सब इसी से आ रहे हैं, दिखाऊंगा अभी आपको। चलिए, पहली बात, ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है कि निम्न धातुएं कौन कौन सी हैं। निम्न धातुओं का मतलब ये इसमें ये हो गया, निम्न धातुएं आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने को इकट्ठा कीजिए। ये हम क्रियाकलाप में इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, धातुओं के बारे में बोल रहा है, स्टेटमेंट अगर आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि धातु क्या होती है। तो शुद्ध रूप से धातु की सतह जो होती है, पहली है तो चमकदार होती है। पहला, धातुओं की इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अगर धातु की सतह चमकदार होती है तो इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, तो धात्विक चमक बोलते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, क्रियाकलाप से आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, क्रियाकलाप करने के बाद पता चला कि धातु तो चमकदार होती हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, और धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं, है ना। और धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जो धातु की कठोरता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। धातु की कठोरता एक ही नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल, जो एग्ज़ाम में आएगा वही मैं करा रहा हूँ दोस्त मेरे। चलिए, फिर आता है, ये धातुओं का गुण है। ये क्या है, धातुओं का गुण है, ये बता दे रहा हूँ आपसे। उसके बाद धातुओं को पीट कर, अगर धातुओं को पीटते हैं और पतली चादर में बनाया जाता है, धातुओं को पीट कर अगर पतली चादर में बनाया जाता है तो इस गुण धर्म को अधातुवर्धिता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातुवर्धिता कहते हैं। क्लियर है बात। पतली चादर, ये याद रखिएगा, पतली चादर के रूप में। एक और आता है, उसमें आप डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो अघातवर्धिता का कहते हैं। अब हम बात करें, पूछता है कि सोना तथा चांदी में सबसे अधिक अघातवर्ध धातुएं कौन सी होती है। तो सोना सबसे ज़्यादा होता है, यानी AU इज़ ग्रेटर देन AG। हमने लिखा भी हुआ, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। सिर्फ आपको यही अंडरलाइन को सिर्फ एग्ज़ाम में देख कर जाना है, ठीक है दोस्त मेरे। चलिए, यानी सोने के अधिक होगा, चांदी का कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक यहाँ से धातु के पतले तार के रूप में, अगर हम पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को व्यक्त करते हैं, किसमें, अगर पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तो उसे तन्यता कहते हैं। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। हो सकता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, आघातवर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जाते हैं। बिल्कुल, पूछ सकता है कि धातुओं का विभिन्न आकार मतलब कौन से गुण के द्वारा दिया जाता है, तो आघातवर्धिता और तन्यता दोनों के गुणों के द्वारा दिया जाता है। क्लियर होगी दोस्त मेरे। बिल्कुल, आइए नेक्स्ट अंडरलाइन पे। ये हमारा क्रियाकलाप है ना। ये हमारा क्रियाकलाप है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अंडरलाइन हमारा दिया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कहता है कि धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, क्यों, क्योंकि ये कठोर होता है, इसलिए इनका गलनांक बहुत अधिक है। क्लियर है। सिल्वर तथा कॉपर, बात करें सिल्वर तथा कॉपर, यानी AG और CU सबसे अधिक अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। कौन, सिल्वर तथा कॉपर। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या हैं, अच्छे चालक होते हैं।
सिल्वर और कॉपर जो होते हैं ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। इनकी तुलना में लेड और मरकरी क्या है, ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इनकी तुलना की बात किया जाए तो लेड जो होगा आपका पीबी जो होगा और जो मरकरी होगा जो एचजी होगा ऊष्मा के क्या हैं, ये कुचालक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। और घर तक बिजली जो हमारी पहुंचती है, जैसे घर तक जो हमारी बिजली पहुंचती है उस पर क्या होता है, तो घर तक बिजली पहुंचती है उस पर वाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसे सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि घरों तक बिजली जो पहुंचती है उस पर क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है या रबड़ जैसे उस पर परत क्यों चढ़ी होती है। ठीक है, तो परत चढ़ी होती है सेफ्टी के लिए भी तो होती है, नहीं समझे। किसकी परत चढ़ी होती है, तो पॉलीवाइलिन क्लोराइड क्लोराइड ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी पूछ सकता है भैया सब इम्पोर्टेंट, मैं कसम बताता हूँ आपको, सभी इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपसे। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं या सोनोरस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोनोरस सोनोरस। ठीक है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहा धातुओं के बारे में। अब आते हैं हम अधातुओं के बारे में। एक चीज़ और जानिए, धातुओं के बारे में जितना भी हमने पढ़ाया है सब स्टेटमेंट में आता है। इनका पूछता है कि धातु का गलनांक अधिक होता है या कम होता है, ऊष्मा के चालक होते हैं कुचालक होते हैं, अधातु वर्धनता के बारे में पूछता है, तन्यता के बारे में पूछता है। आप लोग एग्जाम दिए तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा भाई, सही बोल रहे हैं सर हमारे। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा करिएगा और जो भी हम पढ़ा रहे हैं भैया रिवीजन करके जाइएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। आप पढ़ कर जाइए, इसी चैप्टर को मैं फिनिश करूँगा इसी में। ठीक है, चलिए चलिए दोस्त मेरे, अब आ जाते हैं अधातु के बारे में। जैसे धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या क्या है, कम है। पहली बात, धातु हमारे अधिक है, अधातु हमारे कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण है। ठीक है, ब्रोमीन जो है, पूछता है कि ब्रोमीन कौन सी अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में होती हैं, है ना। इसके अलावा ये तो लिक्विड में होती है, द्रव में होता है, लेकिन इसके अलावा जो सभी अधातुएं होती हैं वो तो या तो ठोस होंगी या फिर क्या होंगी, गैस होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन हमने किया हुआ है दोस्त मेरे। हम मरकरी की बात करते हैं। मरकरी को छोड़कर सारी जो धातुएं हैं, मरकरी हमारे क्या है, ये धातु है, तो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है ना। सभी धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन लेकिन पूछता है गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। लेकिन गैलियम और सीजियम का, जो ये गैलियम है और जो ये सीजियम है, इनका गलनांक क्या होता है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि कौन सी धातुएं हथेली पर रखने पर पिघलती है, तो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, ये जो ऐसे दो ऐसी धातु है जो हथेली पर रख करके क्या है, पिघलेगी। ठीक है, आयोडीन क्या है, अधातु है। अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो पूछ सकता है कौन सा ऐसा अधातु है जो जो क्या है, चमकीला होते हुए भी जो कौन सा ऐसा अधातु है जो क्या होता है, चमकीला होता है, तो आयोडीन होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूपक
कहते हैं, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा जो है कार्बन का क्या है, अपरूप है। यह सबसे कठोर क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। और इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है हीरे का, है ना। हीरे का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है। कार्बन एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्लियर है ना। तो हीरे के बारे में होगा, ये प्राकृतिक पदार्थ बहुत ही कठोर है, जिसका गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है। कार्बन का एक अन्य रूप ग्रेफाइट है, जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्षारीय धातु आते हैं। तो क्षारीय धातु में आपके आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो पूछ सकता है किसको चाकू से नहीं काटा जा सकता। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम लिथियम सोडियम, पोटेशियम, ये 3 ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं दोस्त मेरे, कम होते हैं। ठीक है। तो क्षारीय धातुएं पूछ सकता है कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। या ये पूछ सकता है कि इनने किन धातुओं को चाकू से नहीं काट सकते। इनका घनत्व और गलनांक बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अधिकांश अधातुएं जो होते हैं ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, अधिकांश अधातुएं जो है अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं। जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वहीं अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते, वहीं धातुएं जो है, धातुएं क्या है, ये क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। जो क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो क्षार बनाते हैं। यही होगा ना, तो क्षार बनाते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम चर्चा कर लें तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा कर लें कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो धातुओं का जब वायु में जब दहन करेंगे तो वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन करते हैं। जब भी मैग्नीशियम, एक बार हम केमिकल रिएक्शन पढ़े थे तो मैग्नीशियम रिवर का हमने दहन किया था, तो श्वेत चूर्ण के साथ वो क्या हुआ था, दहन हुआ था उसका। ठीक है। तो जब दहन करते हैं, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, जब दहन करते हैं तो भैया मेरे, जैसे देखिए यहाँ जब हम बात करें कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाती है, आपकी धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है दोस्त मेरे, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्टेंट करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूछता है कि कॉपर की क्या कलर क्या होता है, तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्टेंट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और ये कैसा बनेगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, काला रंग बनेगा। क्या बनेगा, काला रंग बनता है। क्या बनता है दोस्त मेरे, काला रंग बनता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम पर अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं धातु के बारे में। धातु की ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु जो है ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार रखते हैं, तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये क्या है, धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु जो अम्ल तथा क्षारक दोनों की अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो दो डिफिनेशन हो गया। कौन कौन से,
दो डिफिनेशन कौन कौन सा हो गया? एक हो गया कि कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं, उसे उभयधर्मी कहते हैं। और जो ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AlCl3 मिलेगा और पानी क्या है, बाहर आएगा। ठीक है। उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम सोडियम चलिए ठीक है, इतना हमने देखा था अभी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अधिकांश जो धातु ऑक्साइड है जल में अघुलनशील है। पहली बात, अधिकांश जो अधातु जो होती हैं, अधिकांश जो धातु होती हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे धातु के ऑक्साइड, हमने कहने का बात है भैया मेरे, अगर जेंट प्लस ऑक्सीजन से अगर रिएक्टेंट करा देंगे तो ZNO बनता है, 2 यहाँ कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का बात है कि जो धातु के जो ऑक्साइड होंगे ना, ये अघुलनशील होंगे, लेकिन कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, बिल्कुल प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो है और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार जल से घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कैसे? देखिए ज़रा, अब हम बात करते हैं इसकी कि बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करें कि सोडियम ऑक्साइड तो Na2O और प्लस जल के साथ ही अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम ऑक्साइड जो है K2O जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये भी क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाइए। देखिए अंडरलाइन जो है उस पर ध्यान दीजिए आप। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर क्या पकड़ लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं? खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने तथा कौन सा? पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी रिएक्टेंट होती है ना। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, है ना, ये सब रिएक्टिविटी हम पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कौन? पोटेशियम और सुरक्षित आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। समान ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, है ना, सामान्य ताप पर कौन रखता है? तो सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, पहले एक चीज़ देनी है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछता है कैसा होता है, तो पहले तो काले रंग की परत चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड पे। ठीक है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया नहीं करेंगे। कौन? सिल्वर और गोल्ड, यानी Ag और Au, है ना। Ag और Eu अगर अत्यधिक ताप रहेगा ना, तब भी ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। कौन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो सिल्वर और गोल्ड। भैया लास्ट में होता है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। Ag और Au, ठीक है, बहुत कम होती है। चलिए पढ़ाएंगे, अभी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए अब एनोडीकरण की बात कर लेते हैं, है ना। एनोडीकरण क्या होता है? तो एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की क्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। वायु के संपर्क में आएगा तो एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ जाएगी। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल सही।
इसमें क्या है कि एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साथ अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है। जब ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़कर एल्युमिनियम को आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है। तो पूछा था ग्रुप डी में कि एल्युमिनियम की एक साथ धातुओं को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसके साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं, भैया मेरे धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? मतलब कोई भी धातु है अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है ना? तो देखिए, कोई भी धातु जो है जब जल से अभिक्रिया करती हैं, ये तो आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो क्रियाकलाप का निष्कर्ष नीचे दिया होता है। देखिए, तो भैया मेरे जब धातु जो है ना, जब धातु जो है, जैसे धातु जो है अगर जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड तो बनाएगा प्लस हाइड्रोजन भी बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। और जैसे हम Zn प्लस O2, अरे सॉरी, Zn प्लस H2O, तो जिंक ऑक्साइड तो बनाएगा दोस्त मेरे, प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। ठीक है। तो धातु ऑक्साइड, ठीक है जी, ठीक है, समझ बात आई? तो ये चीज़, अब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। भैया मेरे धातु जब जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जैसे धातु ऑक्साइड जो है, धातु ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करे तो ये धातु ऑक्साइड बनाए, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ZnOH का होल टू एस बनाएगा, OH का होल टू एस बनाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है इतनी बात आपको? क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? क्लियर है, ठीक है। तो धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। और धातु ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। अब आते हैं, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। देखिए, पूछता है कि ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है? तो आप कहेंगे पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिविटी है ये, है ना। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा को ये क्या करती है? ऊष्मा को निकालती है, ऊष्माक्षेपी करती है। ठीक है। इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। तत्काल क्या है? प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएं, पहली बात देखिएगा, पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन इसमें बाहर निकलेगी, पहली बात। और उसमें ऊर्जा भी कुछ बाहर निकलेगी। सोडियम को अगर हम पानी के साथ रिएक्टिविटी कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी और उसमें ऊर्जा भी बाहर निकलेगी। इसलिए क्या है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये दोनों कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सोडियम हम बात कर लिए किसका? सोडियम और पोटेशियम और सोडियम की बात कर लिए। अब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे। कैल्शियम, पहले कैल्शियम की बात करते हैं। ठीक है, दोनों की बात होगी, अब कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। थोड़ी सी क्या होती है? धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के साथ प्रज्वलित के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा जो हो रही थी, इसमें यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा जो हो रही थी, देखिए यहाँ जो है उत्सर्जित ऊष्मा जो हो रही थी, यहाँ जो है उत्सर्जित ऊष्मा जो हो रही थी वो इसमें नहीं होगी। तो कैल्शियम कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, जिसको बोझा हुआ चूना बोलते हैं, है ना। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर है?
हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है, मतलब अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर क्या होती हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं कैल्शियम धातु की सतह पर चपक जाती हैं। अतः कैल्शियम तैरना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम जो है शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कौन सा, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है ना। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। अगर यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो कैल्शियम तैरते हैं तो मैग्नीशियम भी तैरते हैं, है ना। ठीक है जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की बात करते हैं, है ना। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम, गर्म जल के साथ आपकी अभिक्रिया करती है मैग्नीशियम, ठीक है जी दोस्त मेरे। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ठीक है। ये क्या करती हैं, ना तो शीतल जल के साथ ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन जो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, ठीक है, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। अगर हम बात करें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं Al2O3 वो, ठीक है। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लेड, कापर, सिल्वर तथा गोल्ड धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये नीचे हैं लेड, ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि निष्क्रिय होती है। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये क्वेश्चंस अभी आ गया था, कब आया था दोस्त मेरे, क्वेश्चंस इसमें से पूछा था कौन से बीच में एलिमेंट है भैया मेरे। ये देखो आप, ये हमने लिखा हुआ है। पहला बात यह है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पहली बात ये चार की श्रेणी हम बनाएंगे, देखिए भैया हमने बोला था कि जो पोटेशियम है, जो ये सोडियम है, ये तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, ठंडे से, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम हमने बताया था कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है, गर्म जल के साथ। उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये ना तो शीतल के साथ अभिक्रिया करेगी जल के साथ, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। किससे अभिक्रिया करेगी, तो भाप से अभिक्रिया करती है दोस्त मेरी। किससे अभिक्रिया करेगी, भाप से अभिक्रिया करती है। लेकिन जिंक के बाद लेड है, कापर है, Hg है, Ag है, Au है, तो ये जल के साथ बिल्कुल भी क्या करती है, जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ये जल के साथ बिल्कुल भी क्या है, ये जो तीनों चारों हैं ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है दोस्त मेरे, क्लियर है दोस्त मेरे, बिल्कुल। तो ये चार हमने आपको बना दिया, ये हमने चार आपको बना दिया, ये चार ऊपर बना दिया, ये तीन ऊपर बना दिया, फिर ये नीचे बना दिया। क्लियर है दोस्त मेरे। तो ये मैं कहता हूँ 100% पूछेगा दोस्त मेरे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्त मेरे, हाथ जोड़ रहा हूँ, देखिए बन नहीं पा रहा है हाथ मुझसे। रिक्वेस्ट है कि आप इसको देख कर ही जाएँ एग्ज़ाम में। क्लियर है ना। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो भैया मेरे हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये बात का ध्यान रखिएगा।
इस बात का ध्यान रखिएगा। भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। अब यदि हम बात करते हैं कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो लवण प्लस हाइड्रोजन हमने बताया भी था कि धातु जब है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तो बनाएगी बनाएगी प्लस जल भी बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण तो बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे। देखिए वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं यहीं स्किप करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे पढ़ाने की इच्छा हो रही है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए आप मेरे दोस्त। देखिए जब धातुएं जब धातुएं जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3, जब धातुएं नाइट्रिक जब धातुएं जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल आक्सीकारक है। क्या है, HNO3 एक प्रबल आक्सीकारक है, इस बात का ध्यान रहेगा। पूछ सकता है कि HNO3 क्या है, तो एक प्रबल आक्सीकारक है। क्या है दोस्त मेरे, प्रबल आक्सीकारक होती है ना, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी N2O नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अतितनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त मेरे, हाइड्रोजन गैस उत्पादित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपने देखा है कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। इस अभिक्रिया में सबसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन इस अभिक्रियाशीलता में घटती है। ठीक है, कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न तो ताप में परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि जो कॉपर तनु है HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्वारेजिया। रॉयल जल का लैटिन शब्द है। किसका शब्द है, तो रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये एक्वारेजिया जो है रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये क्या होता है, एक्वारेजिया जो होता है HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो रेशियो पूछता है ना, तो 3 जो है ना दोस्त मेरे HCl के पास आ जाएगा और 1 इसका 1 आ जाएगा इसके पास, यानी 3:1 का अनुपात होता है। यानी पहले HCl होगा तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को क्या कर देता है, गला देता है। यह गोल्ड को क्या करता है, तो गोल्ड को गला देता है। क्या करता है, गोल्ड को गला देता है। क्या करता है दोस्त मेरे, ये गोल्ड को क्या करेगा, गला देगा। ये देखिए इसमें दिया है ना, ये गोल्ड को क्या करेगा, ये गला देगा। ठीक है, गोल्ड को गला देगा। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेला यह क्षमता नहीं होती, एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल क्या है, संक्षारक है। ठीक है, यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड
एवं प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। जो गोल्ड एवं प्लेटिनियम को गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है। गोल्ड और प्लेटिनियम को गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है। ठीक है, जो गोल्ड और प्लेटिनियम को गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है। तो HCl और HNO3, तो HCl और HNO3, तो HCl और HNO3 का 3:1 का अनुपात होता है। ठीक है, यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ रखता है। कौन? तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या करता है, गोल्ड एवं प्लेटिनियम को गलाने में क्या करता है, समर्थ रखता है। ये याद रखिएगा कि कौन सा एक अभिकर्मक है जिसे एक्वारेजिया गला देता है, तो गोल्ड एवं प्लेटिनियम को। भैया गोल्ड तो सब जानते हैं लेकिन प्लेटिनियम नहीं जानते, आप प्लेटिनियम को याद रखिए दोस्त मेरे, प्लेटिनियम। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन हैं दोस्त मेरे, आएगा इतने शिफ्ट में। आप ये पता, आपको पता नहीं है कि इतने शिफ्ट में एग्जाम करा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से? जब भैया लाइन बाय लाइन से लास्ट में देखिएगा, लास्ट में लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बने, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनता हुआ चला जाएगा, आप देखिएगा। चलिए, तो हम अब क्या है दोस्त मेरे, अब संक्रियता श्रेणी, इससे भी क्वेश्चन भर भर के आ रहा है, इससे भी क्वेश्चन आपके भर भर के आ रहे हैं। यही क्वेश्चन आया था कि ये जो है आपका, ये जो है इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, घटती अभिक्रियाशीलता कौन है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता कौन है। हमने आपको अभी बताया है कि पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चार याद, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर आप याद करिए जिंक, आयरन, लेड, है ना, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोजन के फिर कॉपर, फिर HgAgAu। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इसको, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, इसके बाद धातु और धातु को कर देंगे फिनिश। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जितना हमने क्वेश्चन पढ़ाया पक्का, अगर धातु धातु से क्वेश्चन बनेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे, आप डेफिनेटली इसको मानकर चलिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।